आज के क्लास को। ओके। तो आप लोग रियली में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत लकी हो मेरे से सीख रहे हो इसलिए, लेकिन किसी से भी सीखो, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल साइंस है। ओके। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो। ओके। कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखने का मकसद या एस्ट्रोलॉजी में आने का मकसद कभी ऐसा नहीं रखना है कि आप मटेरियल, आप संसार के सुख पा सको। ओके। ऑलवेज इसका यहाँ आपको एम यही रखना है कि आगे जाके आप ज्यादा स्पिरिचुअल बन सको। ओके। क्योंकि ये स्पिरिचुअल, आपको ज्यादा स्पिरिचुअल बनने के लिए है ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जो भी सारी चीजें हैं, वो भगवान की और करीब जाने के लिए है। ओके। ना कि इसका यूज करके हमें संसार के सुख कैसे पा सके, उस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब हम तो ओके, सिंपली हम यही मानते हैं ना कि प्रिडिक्शन करना यही एस्ट्रोलॉजी है। ओके। अगर सिंपल भाषा में कहे तो, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो प्रिडिक्शन करना। पर प्रिडिक्शन कैसे करना? आकाश में जो भी सारे प्लैनेट है वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। ओके। उसको देखकर हमें प्रिडिक्शन करना, वही एस्ट्रोलॉजी है। तो ये हो गया एक सिंपल सी लैंग्वेज में। बट अगर डीपली अगर हम सोचे तो एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी जान सकते हैं कि हम हमें रियली में हमें लाइफ किस तरह से जीनी चाहिए। ओके। हमें लाइफ का एक पथ मिलता है, लाइफ जीने का एक रास्ता मिलता है एस्ट्रोलॉजी से। हालांकि एस्ट्रोलॉजी अक्ल की जो भी सारे ब्रांच है, वो सबका मेन मकसद है वो यही है कि आपको एक रास्ता मिलता है। ओके। जीने का रास्ता मिलता है। आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ओके। कौन से करियर में जाना चाहिए, आपको लाइफ की पैटर्न पता लगती है। आपको ये पता लगता है कि क्यों आप ये करियर में हो, क्यों आप इस काम में हो, क्यों आपको ऐसे फादर मिले, क्यों आपको ऐसे मदर मिली, क्यों आपको ऐसा भाई मिला, क्यों आपको ऐसी बहन मिली। ओके। क्यों आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, अपने कौन से, कहाँ आप कौन सा आपका प्लेनेट है वो वीक है, और वो प्लेनेट वीक है या स्ट्रांग है, वहां से आपको पता लगता है कि आप किस एरिया में स्ट्रांग है, किस एरिया में वीक हो। ये सब बहुत, मतलब बहुत डीप में सब पता लगता है। ओके। इससे पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है? पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी यही है कि हमें हमारी लाइफ के पैटर्न को समझना है, हमारी लाइफ को समझना है। हमें ये एस्ट्रोलॉजी से समझना है कि हमें हमारी लाइफ को कैसे जीनी चाहिए। ओके। तो ये है। अब यहाँ देखते हैं, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरह के टाइप्स है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, चंद्र कला नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, सूर्य कला नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन ये सबकी अगर कोई माता है, ओके, मतलब सबसे पहले कोई अ, अस्तित्व जिसका बना एस्ट्रोलॉजी में, ये सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी। ओके। ये सबसे, अभी इसको पराशर एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, पराशर ज्योतिष भी कहते हैं, क्योंकि पराशर ऋषि ने इसको बनाया था, इसलिए इसको पराशर ज्योतिष भी कहते हैं। ओके। तो इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये वैदिक, जो वेदा थे, हमारे चार वेदा थे, वहां से ये नॉलेज आया है। ओके। इसीलिए इसका नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पड़ा। ज्योतिष का नाम है, अगर ज्योतिष ज्योतिष का अगर हम कह रहे, ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब क्या है? लाइट। और ईश मतलब क्या है? देव। मतलब ज्योतिष मतलब क्या है? देवता की आंख है वो। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? देवता की आंख है, वो सब कुछ देख सकता है। ओके। इसलिए ज्योतिष से हम सब कुछ जान सकते हैं। हालांकि
कोई पर्सन है वो अपने मतलब अपनी अपनी इच्छा से क्या करेगा वो नहीं जान सकते हम। ओके। पर उसके नसीब में क्या लिख उसकी नसीब की वजह से वो क्या करेगा वो हम जान सकते हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करता है लॉज लॉज ऑफ कर्मा पे काम करता है एस्ट्रोलॉजी। ओके। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो सब सब में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि रैंडमली हमें कोई प्लान हमारी कुंडली है ना वो रैंडमली बन के आई है। ठीक है, कि ये टाइम पे हमारा जन्म हुआ तो वो टाइम पे उसी तरह से कुंडली थी। तो रैंडमली हमारा मतलब रैंडमली हमारे कुंडली में गुरु अच्छा आ गया, गुरु गुरु वीक आ गया, शुक्र अच्छा आ गया। ओके। राहु है वो अच्छा आ गया, केतु है वो बुरा आ गया, सूर्य है वो अच्छा आ गया, चंद्र है वो बुरा आ गया। तो ये सब चीजें हैं रैंडमली नहीं होती है। ओके। हमने जैसे कर्मा किए हैं प्रीवियस लाइफ में उसी तरह से हमारी कुंडली है वो बन के आती है। पर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है वो सबको इसी तरह से दिखाते हैं। ओके। डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपका तो गुरु वीक है। तो पर ये नहीं समझाते हैं कि आपने प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसे काम बुरे काम किए होंगे, आपने अपने नॉलेज का मिस यूज किया होगा। ओके। आपने बड़ों का आदर नहीं किया होगा, इसलिए आपका ये गुरु है वो वीक बन के आया है। बट नेटिव को क्या लगता है, जातक को क्या लगता है कि ये तो रैंडमली आ गया है, गुरु मेरा वीक आ गया है। ओके। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसको तो ऐसा ही लगता है कि मैं अच्छा हूँ। ओके। या ये दुनिया में सब लोग जो है ना वो एक जैसे ही होते हैं। ओके। तो उसको ऐसा लगता है पर उसकी कुंडली अच्छी है तो उसकी इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है, मेरी कुंडली अच्छी नहीं है। अदरवाइज उसने भी वो जैसा पढ़ा है वैसा ही मैं भी पढ़ा हूँ, पर तो भी दोनों है वो सेम। आप देखना कि आप जब छोटे थे शायद 10वीं क्लास में थे तब आपके 10th स्टैंडर्ड में आपके साथ, मुझे तो याद है कि मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे 10th स्टैंडर्ड में 50 लोग थे। तो वो 50 के 50 लोगों की सेम परसेंटेज नहीं आए होंगे। ओके। पर मान लो कि उसमें से भी अगर 10 लोग हैं जिनके परसेंटेज अराउंड 80 आए थे, पर तो भी वो 10 लोगों का फ्यूचर है वो बहुत ही चेंजेस होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। ओके। हालांकि परसेंटेज में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है तो भी आगे जाके बहुत चेंजेस हुआ, तो उसका रीजन क्या है। ओके। कि उनके जो कर्मा है वो है ना कर्मा, अगली लाइफ में उसने उन्होंने कैसे कर्मा किए थे उस पे भी तो डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए हो कि तो एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से मत कभी भी मत लो। और कुछ लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि ये कोई रेमेडी दे देगी तो मेरी लाइफ है वो बहुत चेंज हो जाएगी। ओके। और जब ऐसा नहीं होता है तो क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को गाली देते हैं, एस्ट्रोलॉजी तो काम नहीं करती है। याद रखना कि कोई भी चीज दुनिया में जितनी भी सारी साइंस है, कोई भी नॉलेज है वो बुरा नहीं है। बट उसको सिखाने वाला या मतलब उस उसके नाम पर जो कमाने वाला है वो बुरा हो सकता है। मतलब कि एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है लेकिन एस्ट्रोलॉजर बुरा हो सकता है। उसी तरह इंजीनियरिंग अच्छी बुरी नहीं है पर इंजीनियर बुरा हो सकता है। डॉक्टरी पढ़ना, डॉक्टरी का नॉलेज वो कोई बुरी चीज नहीं है, बट कोई डॉक्टर बुरा हो सकता है। ओके। आई बात समझ में। तो हमें आगे जाके मतलब हमें ऐसा बनना है कि आप आगे जाके ऐसा बनना है कि लोगों को समझाना है। हमारा एक काम ये भी है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में या मतलब ये अकल्ट साइंस में अगर हम कैरियर बना रहे हैं तो लोगों को समझाना है कि ये इस तरह से काम करता है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे कि जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी का नाम बहुत ही बदनाम हो गया है। ओके। क्यों क्यों अभी समझाता हूँ। ओके। कि किसी को मतलब थोड़ा सा यूट्यूब पे
20-30 वीडियो देखकर अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं। तो मतलब कि ये बुरे एस्ट्रोलॉजर बन के क्यों आते हैं सबसे पहले तो। हालांकि बुरे एस्ट्रोलॉजर नहीं, लेकिन बुरे डॉक्टर, बुरे इंजीनियर, मतलब किसी भी तरह के जो बुरे प्रोफेशनल है वो क्यों निकल के आते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, कोई बताएगा? ओके, आप इसको नॉलेज है, आप क्या? नॉलेज है मतलब पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, डेडिकेटली पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो ठीक से उसको यूज नहीं कर रहे नॉलेज को, तो इसकी वजह से बुरे हो जाते हैं। ओके, तो सबसे सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई भी प्रोफेशन को पकड़ लेते हैं, इसीलिए प्रोफेशन, जो वो प्रोफेशन है ना, वो उसमें वो प्रोफेशनल वो बुरा बन के आएगा। मतलब डॉक्टर डॉक्टर ही पढ़ रहा है, डॉक्टरी में उसको इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, बट उसको मालूम है कि डॉक्टर बनूंगा तो बहुत पैसा आएगा, तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो एक परफेक्ट डॉक्टर नहीं बनेगा, अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में भी लोग इसी तरह से घुस जाते हैं कि चलो थोड़े, मतलब एस्ट्रोलॉजी में पैसे आसानी से मिल जाते हैं। ओके, क्योंकि जो भी बंदा है वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो उसको अगर बोलेंगे आपको कि आप कुंडली दिखा दो, ओके, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं रेमेडी दूंगा तो उससे आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, तो वो फिर उसके पास लाख 5,000 पड़े हैं तो भी वो 2,000 देने के लिए रेडी हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। बट उसके बाद जिसने सिर्फ यूट्यूब से 20 20 20-30 वीडियो देखे हैं, तो जिसको तो पूरा का पूरा नॉलेज है ही नहीं कि ओके ये किस तरह से काम करती है, ओके, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ओके, मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि बस अ, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी, ये किसी भी इस एस्ट्रोलॉजी की या मतलब किसी भी सब्जेक्ट की 20-30 बातें उनको पता लग गई। ओके, ये शुक्र ये पहले घर में हो तो ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं। ओके, पहले घर का स्वामी 8वें घर में हो तो उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ओके, बट उसका रीजन मालूम नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, बस उनको इतनी इंफॉर्मेशन मालूम है। आई बात समझ में? यस सर। तो अल्टीमेटली, तो इसकी वजह से तो मेन जो रीजन है वो ये है कि जहाँ मोटिव ये होता है पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना होता है, तो उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी नहीं लेकिन दुनिया में जो भी सारे चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजर, बुरे डॉक्टर, बुरे इंजीनियर, वो सभी चीजों का जो रीजन है वो यही है कि जिसमें मेन पर्पज वो होता है पैसा कमाना, इसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, बट एस्ट्रोलॉजी में ये चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में किसी के भी पास आप कोई भी पंडित बन सकता है अपने आप, मतलब एक छोटा सा कोर्स किया हो तो भी वो कह सकता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। सही बात है। अभी आप मेरे पास, ओके, मैंने भी कोई ऐसा मतलब कोई यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा है। ओके, लेकिन मैं 2014 से सीख रहा हूँ। ओके, मैं 2014 से मतलब बहुत सारे बुक्स, कोर्स, बहुत कोर्स, छोटे मोटे कोर्स। ओके, तो मतलब कि एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी में 5-6 साल का तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, या मतलब 5-6 साल से आप सीखे होने चाहिए। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजी का नाम बिगड़ने का सबसे और ये है कि सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर से कुंडली बना के दे देते हैं लोग। हम्म। मतलब कि उस बंदे को एस्ट्रोलॉजी का ए भी ना मालूम हो तो भी उसके पास सॉफ्टवेयर से बस कुंडली बना के दे देता है। फिर वो उसको अगर पूछे, सर जी, मतलब
बस प्रिंट निकाल के दे दी, फिर उसको पूछते कि गुरुजी मेरी तो लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसका क्या रीजन है, कि उस नहीं, आपको कुंडली में जो दिया है वो आप पढ़ लो, वहां से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, तो मतलब आप समझो कि एस्ट्रोलॉजी का, फिर ऐसे लोग हो गए तो एस्ट्रोलॉजी का नाम कितना बिगड़ेगा। सबसे हद सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई कि जो वो एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर आता है, वो 4-5 हजार का सॉफ्टवेयर आता है, और उससे जो एक कुंडली निकलती है ना, उसके 2,000 रुपये लेते हैं। मतलब कि बस 3 कुंडली दी और उसका इन्वेस्टमेंट कवर हो गया, रिकवर हो गया। अभी आप सही सो- बात। अभी आप सोचो कि एस्ट्रोलॉजी का कितना नाम बुरा होगा इसमें। आई बात समझ में? ओके, सही बात। या चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मतलब मैं भी जब मुझे भी जब मालूम नहीं था, ओके, तो मुझे भी ऐसा ही था कि कुछ मतलब कि इसमें कुछ रेमेडी अगर दे देते होंगे तो उससे लाइफ है वो हमारी बेहतर हो, मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाता होगा हमारा। हालांकि ओके, तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है, मतलब कि इसमें कोई कुछ ऐसे कर्मा है जिसको हमें भुगतना ही है, उसको आप जान सकते हो लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते हो। आई बात समझ में? तो एस्ट्रोलॉजी ये है। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करके उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, ओके, उसको आप, या अ, उसको सहन कैसे करना है, उसको कैसे उसका सामना कैसे करना है, वो हमें आ सकता है, वो हमें पहले से पता लग सकता है। बट वो इंसिडेंट्स नहीं होगा या वो इवेंट्स नहीं होगी। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे हमें इसमें यह समझना पड़ेगा, ओके, 4 तरह के कर्मा है वो इसको हमें समझना है। तरफ सबसे पहले तो प्रारब्ध, प्रारब्ध को कहते हैं मैच्योर्ड कर्मा। मैच्योर्ड कर्मा को हिंदी में प्रारब्ध कहते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं कि आपके प्रारब्ध, नियति, आपकी नियति ही थी ये तो। मतलब किसी बंदे से कोई गलत काम हो जाए, ओके, उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन उससे गलत काम हो जाए, तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ गलत हुआ ना, उसके प्रारब्ध में ये लिखा था, इसलिए भगवान ने किसी से उसके साथ गलत करवाया। वो तो करना नहीं चाहता था लेकिन आपके नसीब में ऐसा लिखा था कि आपके साथ कुछ गलत हो। आई बात समझ में? तो मैच्योर्ड कर्मा, उसका मतलब क्या है कि, पर मैच्योर्ड कर्मा को समझे उससे पहले आप हमें संचित कर्मा को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मैच्योर्ड कर्मा है वो संचित कर्मा का ही एक पार्ट है। मतलब कि आज तक हमने जितनी भी हमने लाइफ जी, जितने भी जन्म लिए, वो सारे जन्म में हमने जितने भी हमने कर्मा किए, वो कर्मा, और जिसका रिजल्ट हमें अभी भुगतना बाकी है, ओके, वो सारे कर्मा को क्या कहते हैं? टोड़ कर्मा कहते हैं। ओके, याद रखना कि ऐसे कर्मा कि आज तक मतलब हमने जितनी भी जन्म लिए, वो सारे जन्म में जितने भी कर्मा किए और जो कर्मा का रिजल्ट हमें भुगतना बाकी है, ऐसे ही कर्मा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने किसी से 10,000 उधार लिए, ओके, और आपने उसको 10,000 वापस दे दिए, तो मतलब क्या है कि आपने
आपको जो उसका रिजल्ट था भुगतना था, मतलब किसी से 10,000 रुपये लिए तो आपको उसका रिजल्ट क्या भुगतना है आपको, कि आपको रिटर्न में उसको 10,000 देने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो आपने दे दिए, उसको 10,000 वापस दे दिए, तो फिर ये स्टोर्ड कर्मा में आएगा नहीं फिर। पर अगर किसी से आपने 10,000 लिए पर आपने उसको रिटर्न नहीं दिए, तो फिर वो क्या होगा, आपके स्टोर्ड कर्मा में जाएगा। ओके, स्टोर्ड कर्मा ऐसा कर्मा है कि जो कर्मा आपने किए लेकिन उसका रिजल्ट भुगतना बाकी रह गया था। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो कभी भी ऐसा मत सर किसी। एक बार फिर से समझा दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? ये संचिता कर्मा एक बार फिर से समझा दीजिएगा। हाँ, ओके, तो सर ऐसे। एक एक क्वेश्चन है सर, हाँ, ये अभी अपना फ्री क्लास चालू है या पेड शुरू हो गया? नहीं अभी पेड़ हो गया ना आज से। आ- आज से पेड किया आपने चालू? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ओके। ओके सर, मैंने पेड तो कर दिया, मुझे लगा कि आप 10 तारीख से करेंगे इसलिए पूछा सर। नहीं नहीं, आज से ही करेंगे। आज से बट आपने करेंगे। अगर वो पहले वो डेमो 3 क्लास अगर आपने अटेंड किए हैं तो फिर पहले 3 दिन यहाँ अटेंड नहीं करोगे तो चलेगा। मतलब नहीं किया ना सर, मैंने नहीं किया, 3 दिन भी छः नहीं सात किया। आठ 6 7 8 आप अगर नहीं करोगे तो चलेगा, वो 3 क्लास अगर अटेंड किए हैं। नहीं वो भी नहीं किया था क्योंकि हम बाहर थे ना, तो अभी और 2 दिन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वीडियो देख के समझ लेंगे, कोई बात। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखो, टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, हाँ मैं हाँ ठीक है सर। ट्राई करूंगा कि रात से पहले, मतलब आज रात को 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले अपलोड कर लूँ। ओके। चलेगा चलेगा। हम्म। ओके, तो स्टोर करना ऐसे, मतलब हमने अभी तक हमने जितनी भी जिंदगी जी, मान लो कि आज तक हमारे शायद 1,000 जन्म ले लिए हो, हमने 2,000 जन्म ले लिए हो, वो सारे जन्म के जो भी सारे हमारे कर्मा है और वो कर्मा का रिजल्ट हमें भुगतना बाकी है, वो सारे कर्मा हमारे स्टोर कर्मा में जाएगा। ओके, मान लो कि ये जन्म में कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी मरने का टाइम बस नजदीक ही है, किसी के पास से 1 लाख रुपया उधार ले लूं, ओके, फिर तो मैं मर जाऊंगा, फिर क्या? पर वो आपके स्टोर कर्मा में जाएगा। आपको किसी जन्म में, पर आपने वो लाख लाख रुपए उसको रिटर्न कर दिए तो वो स्टोर कर्मा में नहीं जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? ओके, क्यों? क्योंकि आपने वो कर्मा को यहाँ ही कर लिया। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, तो यहाँ आपको स्टोर कर्मा समझ में आ गया, मतलब कि ऐसे कर्मा कि जिसका हमें आज तक हमने जितने भी कर्मा ऐसे किए कि जिसका रिजल्ट हमें भुगतना बाकी है, वो सारे संचित कर्मा में आए। मतलब कि संचित मतलब स्टोर सर? हाँ, स्टोर मतलब मान लो कि हमने ये जन्म में 100% जो भी कर्मा किए हैं, मान लो कि एक मतलब उस तरह से आपको समझाता हूँ, मतलब अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि हमने इस जन्म में 500 कर्मा किए, ओके, नंबर में यहाँ देख रहा हूँ, ओके, 500 कर्मा किए, उसमें से हमने 200 कर्मा ऐसे किए कि जिसका हमने फ्रूट इसी जन्म में भुगत लिए हमने। ओके, तो ये जन्म के हमारे 300 कर्मा है, वो कहाँ जाएंगे? स्टोर कर्मा में चले जाएंगे। आई बात समझ में? वो अच्छे है बुरे है उस वो कुछ नहीं, बस जो भी किया। हाँ, वो अच्छे हो या बुरे हो वो स्टोर कर्मा में जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि अच्छे है तो नहीं जाएंगे और बुरे है तो वो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। मान लो कि आपने किसी को 1 लाख दिए हम्म, लेकिन उसने आप रिटर्न नहीं कर पाए, मतलब रिटर्न नहीं लिए आपको, तो वो अच्छा कर्म आपका स्टोर में चला जाएगा। मतलब हम्म, अगले जन्म में आपको कहीं ना कहीं से 1 लाख मिल जाएगा वापस। इसीलिए किसी को जन्म से ही पैसे वाले साखर पाहिजे। पैसे वाले पिताजी मिलते हैं, तो इसका राइट, रीजन यही है। ओके। अपने स्टोर कर्मा के अकॉर्डिंग हमें हाँ, 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 ओके, जन्म मिलता है आगे। हाँ, आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। दीदी तुला साखर पाहिजे.
दूसरे को उसके बाद है प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म मतलब क्या है? प्रारब्ध क्या है? ये ये जो संचित कर्मा है उसका थोड़ा सा पार्ट, संचित कर्मा में से ऐसा थोड़ा सा पार्ट है। मान लो कि किस तरह से समझाऊं। मेरे पास एक बाउल है, ओके, और बाउल में मैंने सोल्ट सॉल्ट रखा है, पूरा बाउल भर भर के सोल्ट रखा है। तो वो पूरा सोल्ट है वो आपके मान लो कि संचित कर्मा है, ओके। लेकिन उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा सोल्ट निकाल देता हूँ, ओके, यूज करने के लिए। मतलब कि जिसका यूज करने का टाइम आ गया था तो उसको मैंने निकाल दिया थोड़ा सा। तो वही हमारा क्या प्रारब्ध है, मतलब कि स्टोर कर्मा में से ऐसे कोई कर्मा है कि जिसको भुगतने का टाइम आ गया है। तो वो भी अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हाँ, वो भी उसमें भी अच्छे ही रहेंगे अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया? प्रारब्ध कर्मा प्रारब्ध, में। ओके। आई बात समझ में? मतलब कि हमारे संचित कर्मा में से मान लो कि हमारे संचित कर्मा है तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे को 100% बोले तो उसमें से 10% हमें ये जन्म में भुगतने हैं, ओके। मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं है कि कंपलसरी सबका 10% ही होगा, ओके। सबका अलग अलग हो सकता है, ओके। कि किसी के मान लो कि 50% कर्मा है वो मैच्योर हो गए हैं, मान लो किसी के सिर्फ 5% हुए हैं, तो 5% कर्मा है जिसका भुगतने का टाइम आ गया है, तो वो ये जन्म में भुगतने का टाइम आ गया है, तो वो ऐसे कर्मा को मैच्योर कर्मा कहते हैं। आई बात समझ में? गया समझ में सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि संचित कर्म हमारे पिछले कई जन्मों के जो बाकी थे उनमें से थोड़े बहुत हमें भुगतने का टाइम आ गया, तो उसके हिसाब से हमने ये जन्म लिया इस धरती पे उस यस, प्रारब्ध भुगतने के लिए, राइट। मतलब कि हम ये जन्म में जो भी कर रहे हैं ना वो, हाँ मतलब कि हमारे संचित कर्मा में से जो कर्म हाँ, ऐसे करना है कि जो जिसे भुगतने का टाइम आ गया है उसके लिए ये जन्म में वो भुगत रहे हैं, सही ओके। बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमें कोई कुछ भुगतना बाकी नहीं रहा है। नहीं तो अभी और भी हम्म, कुछ भुगतना बाकी रहेगा स्टोर हालांकि कर्मा में। कुछ ऐसे कर्मा करके आप जो भी संचित कर्मा में जो भी सारे कर्मा है उसको आप वो कर सकते हो, मिटा सकते हो, हम्म। ओके। मतलब ये जन्मों की मतलब साइकिल तो चलती रहेगी हाँ और कर्मा बनते जाएंगे, हम भुगतते जाएंगे। हाँ, इसीलिए सर तो अच्छे बनेंगे तो भी भुगतना है, बुरे बनेंगे तो भी भुगतना। हमें इसीलिए अभी आप कृष्णा का जो वो सेंटेंस है ना वो आप आज तक हम आप लोग उसको अच्छी तरह से समझे नहीं है। कर्मा किए जा पर उसके फल की इच्छा मत रख, तो उसका मीनिंग आप तक कोई मुझे बताएगा कि आपने क्या लिया है उसका मीनिंग? मतलब किसी से रिटर्न की अपेक्षा न करना, मतलब बस देते जाओ कुछ, मतलब कुछ किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस न करो। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम कर्म की इच्छा रखेंगे ना, कर्म के फल की इच्छा रखेंगे तो हमारे कर्मा, मतलब तो हम वो कर्मा हमारा बनेगा, हम्म। तो हाँ संचित राइट राइट। संचित कर्मा है वो बनता जाएगा। मतलब कुछ भी एक्सचेंज की ऑफर रखेंगे कि हमने ये दिया तो उसको ये ये करना अगर आप चाहिए, तो वो एक्सचेंज का जो रोटेशन है उसको ब्रेक करना चाहिए, राइट। हाँ, अगर आप कर्म के फल का अगर आप इच्छा रखोगे तो आपके स्टोर कर्मा है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट राइट। ओके। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ओके, ओके। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद है आगामी कर्मा। हालांकि आगामी कर्मा को समझे उससे पहले एक
एक और टाइप का कर्मा है, उसको समझना पड़ेगा। फोर्थ कमिंग कर्मा या फ्यूचर कर्मा। ओके। पर फ्यूचर कर्मा से पहले कौन आएगा? प्रेजेंट कर्मा आएगा। आएगा। आएगा ना सर, बिल्कुल आएगा। ओके, तो ये प्रेजेंट कर्मा को समझना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली इसको मतलब प्रेजेंट कर्मा मतलब क्या, हम प्रेजेंट में जो भी कर्मा कर रहे हैं वो प्रेजेंट कर्मा है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ओके, अभी सीख रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट कर्मा है। उसके बाद है आगामी कर्मा। ओके, यहाँ आगामी कर्मा का मतलब थोड़ा अ, अलग तरह का है। मतलब कि आगामी कर्मा का यहाँ मीनिंग क्या है कि आप प्रेजेंट में जो कर्मा कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस को आगामी कर्मा कहते हैं। अभी प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, ओके, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में जो काम करने वाले हो उसको आगामी कर्मा कहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है। पर अभी जो प्रेजेंट में आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आपको फ्यूचर में जो करना पड़ेगा, ओके, उसको आगामी कर्मा कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ एक्सप्लेन करूँ अगर, कि मान लो कि आप गार्डन में गए, यहाँ लिखा ही है कि अगर आप गार्डन में गए, ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? या तो फिर गार्डन में से बाहर, अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बाहर आना पड़ेगा या तो फिर अंदर के अंदर रहना पड़ेगा। उसी तरह मान लो कि आप जंगल में गए, तो मतलब कि प्रेजेंट में आप जंगल में गए, लेकिन बाय डिफॉल्ट आगामी कर्मा आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा उसकी वजह से कि आपको जंगल में से बाहर आना पड़ेगा, या तो फिर जंगल में जो भी लोग मिलेंगे उससे आपको लड़ना पड़ेगा। आई बात समझ? यस। तो इसका मीनिंग, आगामी कर्मा का मीनिंग ये है कि आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हो उसकी वजह से आपको फ्यूचर में जो करना पड़ेगा उसे आगामी कर्मा कहते हैं। ओके। यस। तो हमारा जो नसीब है, डेस्टिनी, वो संचित कर्मा और मैच्योर कर्मा से बनता है। ओके, और फ्री विल मतलब क्या है? हमारे आगामी कर्मा और वर्तमान कर्मा है वो फ्री विल है हमारी। मतलब हम हमारी हमारी चॉइस से करते हैं, हमारी मर्जी से करते हैं। और ये क्या है? संचित कर्मा और मैच्योर कर्मा मतलब क्या, कि हम हमारी मर्जी से, वो हमारी मर्जी में नहीं होता है, मतलब पहले से हो गया है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आई बात समझ में? हाँ। तो एक, सर मैच्योर्ड मतलब प्रारब्ध है क्या? हाँ, मैच्योर मतलब प्रारब्ध। तो अभी ऐसा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है वो हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं, फ्री विल है हमारी, या फिर हमारी डेस्टिनी की वजह से हमारे साथ हो रहा है? तो कैसे पता लगेगा? वेरी सिंपल आंसर, कोई बता पाएगा? कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है सर, तो वो चीजें जो अचानक से आ जाती है सामने, हम्म। वो चीजें होती है, वो अपनी मैच्योर्ड कर्मा और संचित कर्मा की वजह से होती है। लेकिन जो डिसीजन होता है आज का, कि जो डिसीजन होते हैं आज के, वो हमारे मतलब डेस्टिनी बना सकते हैं। ओके, तो ऐसा फ्री विल मतलब क्या कि आपको जहां आपको पता है कि ये आपकी मर्जी से हो रहा है, ओके, तो वो फ्री विल है, कुछ भी आप कर रहे हो। पर
कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो आप समझ जाओ कि आपकी डेस्टिनी की वजह से हो रहा है। बट याद रखना कि डेस्टिनी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ जो बुरा हो वही। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होता है ना आपके कंट्रोल के बाहर, कभी कभी मान लो कि आपने एग्जाम अच्छी तरह से रीडिंग नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं किया, तो भी आप पास हो गए, तो वो भी अच्छा हुआ, तो भी मतलब आपके कंट्रोल के बाहर आपके साथ अच्छा हुआ, तो वो डेस्टिनी की वजह से हुआ। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो आई बात समझ में? यस सर। हाँ, मतलब हर जगह में अच्छा बुरा दोनों है, ऐसा है। हम्म। ओके, मान लो कि किसी को कार है वो अच्छी तरह से ड्राइव करना नहीं आता है, पर तो भी वो कार लेके निकला और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो हम क्या कहेंगे? उसकी फ्री विल की वजह से हुआ ना। हाँ। राइट। ओके, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से आता है, उसने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा सब कुछ, पर तो भी उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वहां हम क्या कहेंगे कि उसकी डेस्टिनी की वजह से हुआ, ना कि उसकी डेस्टिनी, फ्री विल की वजह से। राइट। ओके, तो यही है कि हमें हमें समझना है। ओके, कुछ लोग ये बहुत कहते हैं, ओके, कि उनकी अगर उनकी मिस्टेक होना तो वही बोलते हैं कि अभी होना था तो हो गया। ओके, मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे नसीब में लिखा था। ओके, पर और जो लोग भोले होते हैं ना, उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो उनको लोग बोलते हैं तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ओके, तेरी वजह से ही हुआ है, तू जहाँ जाता है तेरे साथ ऐसा ही होता है, तेरे साथ बुरा ही होता है, तो ऐसा है मतलब कि, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हमें हर सिचुएशन में हमें समझना है कि फ्री विल की वजह से हुआ या डेस्टिनी की वजह से हुआ। ओके, तो कभी भी इस तरह से सब चीजें डेस्टिनी पे छोड़ के कोई भी काम कुछ भी नहीं करना है हमें। ओके, तो जो लोग वीक होते हैं बुरे डिसीजन लेते हैं, कुछ भी कर्मा नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उल्टे सुल्टे काम करते हैं, और फिर जब नहीं होता है, फेल होते हैं, तो बोलते हैं डेस्टिनी की वजह से हुआ। हम्म। ओके, तो ऐसा हमें नहीं बनना है। ठीक है, पर आप याद रखना, जीवन में आपको बहुत ही अंदर से बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने बहुत तरह की ट्राई की, बहुत मेहनत की, पर उसके बाद भी आप फेल हुए, तो आप फेल हुए होंगे ना, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप अंदर से जानते हो कि मेरे नसीब की वजह से मैं फेल हुआ हूँ, ना कि मैंने मेहनत नहीं की उसकी वजह से। हाँ सर, ये तो बराबर है। अभी देखिए, मैंने ना लॉ का सीयूटी 2 साल दिया सर, 2 साल दिया, बहुत बहुत कोशिश की, और 2 ही साल एडमिशन नहीं हुआ। ओके, तो ऐसा ऑलवेज अपने बहुत ही हार्ड वर्क करो, तो जब भी हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ओके, कभी भी रिजल्ट फिर उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो मेहनत ही नहीं की थी। ओके, उस तरह का अफसोस नहीं होना चाहिए हमें। ओके, तो यह है, द आंसर इज क्वाइट सिंपल, व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा। ओके, आप नए कर्मा कर रहे हो, बट व्हेन यू आर फोर्स टू डू समथिंग, जब आपको कुछ करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं? सिंपली आप वो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ओके, ऐसा नहीं कि अच्छा ही हो, या फिर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कार्मिक डेब्ट को रीपे कर रहे हो। ओके, उसके बाद है हाउ वी आर अफेक्टेड बाय प्लैनेट्स। ओके, तो उसका सिंपल रीजन है कि एक छोटे से मोबाइल से रेडिएशन के इफेक्ट से हम बहुत दूर लंबे तक बात कर सकते हैं।
तो आप सोचो कि जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो कितने बड़े बड़े हैं। ओके, तो ऑब्वियसली उसकी इफेक्ट है वो हमारे पृथ्वी के सारे जीव पर होगी ही होगी। 100% होगी सर। सन का एनर्जी यहाँ तक आ रहा है, मून का एनर्जी यहाँ तक आ रहा है, तो बाकी का भी आ ही रहा है। ओके। ओके, उसके बाद है हार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी का दिल है वो ये तीन चीजें हैं: 9 प्लैनेट, कुंडली के 12 घर और 12 राशियां। ओके। क्या क्या चाहिए? डिटेल रिक्वायर्ड टू मेक कुंडली। बर्थ डेट चाहिए, बर्थ टाइम चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ। बर्थ प्लेस चाहिए। ये तीन चीजें हमें कुंडली बनाने के लिए, ये तीन चीजें हमें चाहिए। तो कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, ये प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है प्लैनेट से। ओके, प्लैनेट ना हो तो एस्ट्रोलॉजी की तो मतलब उसको, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम एस्ट्रोलॉजी की, उसके बिना तो हमारे 9 प्लैनेट हैं हमारे। ओके, तो हर प्लैनेट है, हर प्लैनेट के कुछ कुछ चीजें हैं वो रूल करती है। ओके, और उसी तरह से वो प्लैनेट है वो हमारी कुंडली में अच्छा या बुरा बन के आता है। ओके, फॉर एग्जांपल वीनस है, वो मान लो कि किसी ने बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए तो ऑब्वियसली उसका वीनस है वो बुरा बन के आएगा। या रिलेशनशिप में, प्यार में किसी को दगा दिया, धोखा किया, ओके, तो ऑब्वियसली उसका वीनस है वो बुरा बन के आएगा। ओके, क्योंकि वो रिलेशनशिप का प्लैनेट है। ओके, इसी तरह हर प्लैनेट है वो कुछ ना कुछ रूल करता है, देखेंगे हम। ओके, तो प्लैनेट के बारे में सबसे पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ मैं प्लैनेट को अभी, नोट्स को मैं क्लोज करूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। ओके, तो मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा, मजा आएगा ज्यादा। राइट सर, राइट। तो सूर्य है वो राजा है। ओके, इसीलिए वो राजा है, इसीलिए सारे प्लैनेट है उसके आसपास घूमते हैं। ओके, क्योंकि वो राजा है, वो किंग, किंग है, फादर फिगर है। ओके, हमारे मतलब हमारे जीवन में जो पिता समान है वो सूर्य है। सूर्य है वो बहुत बड़ा दिल वाला है। ओके, इसीलिए आपने कभी सोचा है कि सूर्य पुत्र कौन था, वो क्यों इतना बड़ा दानवीर था? ओके, क्योंकि सूर्य है वो बहुत बड़ा दिल वाला है। ओके, वो सिर्फ देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है। ओके, इसीलिए सूर्य है वो सबको प्रकाश देता है। आप देखिए, मतलब सारे
जितने भी प्लैनेट है उसके उनके पास तो कोई लाइट नहीं है, वो जो भी सारे लाइट है वो सूर्य की वजह से है। ओके, किसी भी प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं है। ओके, ये लोग रॉयल होते हैं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके सूर्य सूर्य के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। थोड़े ईगो वाले होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं। लोगों को खुश रखना इनको पसंद होता है। ओके, लोगों को उनकी वजह से लोग खुश हो, ये चाहते हैं। किसी के नीचे काम करना इनको पसंद नहीं होता है, इसीलिए ये लोग ऑलवेज अपना खुद का काम कर, ओके, मोस्टली अपना खुद का बिजनेस होता है, या इन्वेस्टर होते हैं, या एंटरप्राइज होता है अपना खुद का, इन्फ्लुएंसर होते हैं। ओके, इस तरह से होता है सूर्य। गुस्से वाले होते हैं, लेकिन गुस्सा इनका शांत हो जाता है जल्दी से। ओके, दिल से बहुत अच्छे होते हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं होता है। इनकी अगर कोई प्रशंसा कर दे, इनके लिए कोई प्रशंसा करे इनको, वो बहुत पसंद है। ओके, इनकी प्रशंसा कर ले, अगर इनसे पैसे उधार लेने हैं या पार्टी लेनी है, थोड़ी सी प्रशंसा कर लो तो चलो, तो फिर रेडी हो जाएंगे, ले कितने पैसे लेने हैं ले जा, चल पार्टी करनी है, चल पार्टी करते हैं। ओके, ऐसे होते हैं। ओके, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं होता है कि किसी को, कभी कभी तो मतलब छोटे मोटे पैसे तो वो वापस भी नहीं लेते, 1,000 लिए, 2,000 दिए, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि चलो वापस लूँ मैं। ओके, अगर वो सामने से देता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लेते। मतलब कि ये मतलब उस तरह से उनका एक तरह के ईगो है कि एक राजा राजा हो के इतनी छोटी रकम मांगेंगे किसी से। भाई एक राजा है तो ऑब्वियसली राजा को तो सबको देना होता है, और वैसे भी इतनी छोटी छोटी चीजों को तो देना ही होता है, राजा का काम क्या है। ओके, तो इसीलिए ये लोग ऐसी छोटी छोटे अगर पैसे उधार दिए हैं तो वो वापस भी नहीं लेते, बहुत बड़े दिल वाले। और सबसे बड़ी ये कि गिनाते भी नहीं है, तो मैंने तो तेरे लिए ये करा किया। ओके, ये भी होता है, जैसे सूर्य है सबको लाइट देता है। ओके, हालांकि यहाँ पर इस तरह से है कि उसने कभी उस तरह से किया कि चलो आज लाइट नहीं देनी है। ओके, कोई मुझे तो वो उसी तरह ये भी ऐसे है कि गिनाते नहीं, या मतलब कि उस तरह से सूर्य ने कभी इस तरह से नहीं जताया है कि, तो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं कि कभी जताते नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये लोग मतलब इनके दिमाग में ऐसा है ना कि मैं तो राजा हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो ये कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अपनी परेशानी किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, राजा है। ठीक है, राजा को तो सबसे परेशानी हल करनी होती है, वो अपनी वो थोड़ा परेशानी कहेगा वो अपनी। ओके, इसीलिए जो सूर्य से जो लोग रूल होते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अपने दिल की बातें, दिल के प्रॉब्लम ये किसी को कह नहीं पाते। ये उनको मतलब उनका एक तरह का वो ईगो है कि मैं राजा हूँ, या मैं राजा की तरह हूँ, मैं मेरी प्रॉब्लम कहूँ। ओके, तो सामने वाला मुझे वीक मान लेगा। ओके, और वो नहीं चाहता, मैं तो स्ट्रांग हूँ। एक जो मेल ईगो होता है ना, वो ये सूर्य में बहुत ज्यादा है। ओके, सर अब ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बता रहे हैं ना?
तो ये न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्टेड होता है, जिनका बर्थडे ऑफ डायरेक्ट कोर्स एक अगर से। मैं यहाँ सूर्य के बारे में बता रहा हूँ तो आप 1 नंबर के अंदर भी ये क्वालिटी होगी। और 1 के फैमिली Yes, sir. मेंबर जो आते हैं, जैसे 10 आते हैं, जो भी आते हैं, हाँ उसके लिए भी Yes, sir. होता है। 1 नंबर में थोड़ा ये 1 नंबर में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है. दैट इज राइट सर. ओके। 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्म हुआ हो वो लोग, या तो फिर पूरे डीओबी का टोटल भी 1 हो रहा है, मतलब डेस्टिनी से भी 1 आ रहा है, तो ऐसे लोगों में ये सारी चीजें होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। या अगर नेम नंबर से भी 1 आ रहा है तो वहां भी थोड़ी ये क्वालिटी होगी। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा होगी साइकिक नंबर में होगी, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ा ज्यादा वेटेज कंसंट्रेशन डेस्टिनी नंबर में होता है और नेम नंबर में सबसे कम होता है। ओके, तो यहाँ सूर्य का समझ में आ गया, सूर्य का जो जो भी सारी क्वालिटी है वो समझ में आ गई। हाँ सर। Yes, sir. ओके 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 फाइन। आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो Okay. पूछ सकते हो। सर आज का पहला ही क्लास था ना ये पेड़ का? हाँ, पहला ही क्लास था। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, तो तीनों सर दिन इसका यही PDF रिपीट होगा? आपने करेक्ट। पीडीएफ ऑलरेडी मैं आज सेंड कर दूंगा। और ये है कि आप पहले 5 दिन की क्लास है वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में वो सबको आप शेयर कर सकते हो, पहले 5 दिन की क्लास। ओके, सर जो पहले 3 दिन का क्लास होगा वो क्या एग्जैक्टली वही होगा जो फ्री क्लासेस में था, या उसमें आप ऐड करेंगे, कुंडली बनाना वगैरह स्टार्ट करेंगे हम लोग? नहीं वही होगा, लेकिन थोड़ा कहीं पे अगर थोड़ा डिटेल में अगर मुझे कहने की जरूरत पड़ी तो वो थोड़ा डिटेल में मैं कहूँगा। ओके, अदरवाइज सेम ही होगा। ठीक पर आप लोगों के लिए ये है कि आप पहले 5 दिन की क्लास आप अपने फ्रेंड सर्कल में और उसमें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो उनको शेयर कर सकते हो आप। सर कल क्लास होगी? ऑफ कोर्स हमारे संडे ऑफ होगा ना, सिर्फ संडे ही ऑफ होगा। Only Sunday off. Only Sunday off. Yes, sir. ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, आई होप कि चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, कल मिलते हैं फिर 5 बजे। ओके Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके सर। सर बस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आप मॉडिफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो ये वाला फाइनल डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा ना? हाँ बट अभी, हाँ ये मिलेगा, पर अभी मतलब मान लो कि ये मैं अभी जो इस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पार्ट 1 है ना, इस तरह हाँ से सर। 3 पार्ट की नोट्स है। तो मान लो ओके। पार्ट 1 का जब पूरा हो जाए ना, उसके बाद में पार्ट 1 फिर से अपडेट करके भेजूंगा। अभी नहीं, मतलब हर दिन भेजता नहीं रहूंगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है। चलेगा सर। सर आप जो पहले मतलब जो आज से मतलब जो भी रेगुलर PDF है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, वो भेज दीजिए बस हमें, क्योंकि मैंने पहले 3 दिन का क्लास भी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि मुझे बेसिक नहीं पता है। ओके, और शायद हो सकता है कि कल का क्लास मिस हो जाए मेरे से। हाँ कोई बात नहीं, चलो अभी देखो पहले 5 दिन तो मिस हो जाए ना तो कोई बात नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो भी समझ में आ जाए पहले 5-6 दिन। हाँ बस नहीं, कल का ही ज्यादा प्रॉब्लम है सर, बाकी तो मैनेज कर लूंगी, कल का ही प्रॉब्लम है। ओके ओके सर। थैंक यू थैंक सर। यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. या वेलकम।